अकेले नहीं आए हो इस दुनिया में, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ के आया हूँ। तुम जिंदगी में तो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मुझसे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। तो अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार लो, मैं हूँ तुम्हारा हमजाद। मशहूर मुसन्निफ मोहिउद्दीन नवाब के कलम से तहरीर शुदा एक शाहकार नॉवेल हमजाद। आज़म फितरतन शर्मीला था। लड़कियों की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखता था, लेकिन बाज़ हालात में कोई तो ऐसा जलवा होता है जो आंखों की चिलमन उठाने पर मजबूर कर देता है। वो लड़कियां अचानक ही उसके सामने 2 कदम के फासले पर आकर खड़ी हो गई थीं। आज़म ने झुकी झुकी नज़रों से उनके कदमों की जानिब देखा, फिर वहाँ से नज़रें हटा ली। उनसे नज़रें मिलाना तो दूर की बात है, वो पराई औरतों को देखना भी गुनाह समझता था। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। लेडीज़ फर्स्ट के उसूल के मुताबिक पहले वो लड़कियां लिफ्ट में दाखिल हो गईं। फिर आज़म दूसरे मर्दों के साथ वहाँ पहुँचा तो लिफ्ट में ऐसी भीड़ लगी हुई थी कि कंधे से कंधा लगने लगा। इसे किस्मत का खेल कहा जाए कि आज़म का शाना एक लड़की के शाने से लग गया। इस भीड़ में वो पहलू नहीं बदल सकता था। मजबूरन उसने माजरत खाई के लिए नज़रें उठाई तो उस हसीना के खूबसूरत चेहरे पर आप ही आप नज़रें जम कर रह गईं। जिंदगी में पहली बार उसने अजीब तरह से दिल की धड़कनों को महसूस किया। पहली बार पता चला कि दिल आप ही आप किस तरह किसी की तरफ खिंचा चला जाता है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी। लिफ्ट रोज़ ही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाती थी, लेकिन आदम पहली बार दिल की हथेली पर ऊपर जा रहा था। ये तिल्स्म जल्द ही टूट गया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही चिड़िया उड़ गई। वो बाहर आकर टाई की गिरह दुरुस्त करते हुए देखने लगा। अजीब दीवानगी थी कि गुनाह का तस्वुर फना हो गया था और वो बेख्तियार उसे देखते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। क़यामत का कद था और क़यामत की चाल थी कि वो चाल में आ गया था। एक बार फिर कुर्बत की उम्मीद बंधी। वो उसी दफ्तर में जा रही थी जिसका वो मालिक था। तब उसे याद आया कि आज बहुत सी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई होंगी। पता नहीं उस लड़की की तालीमी काबिलियत और दीगर सलाहियतें क्या होंगी। उसके दिल ने कुछ पूछने से पहले ही उसे अपनी सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। वो दूसरे दरवाजे से अपने एयर कंडीशन ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके दिल दिमाग में हलचल सी मची हुई थी। यूँ लग रहा था जैसे वो खुद उस लड़की के सामने इंटरव्यू के लिए पेश होने वाला हो। उसने चपरासी को हुक्म दिया कि ज़रूरतमंद लड़कियों को बारी बारी भेजा जाए। 5 मिनट के बाद एक लड़की आई, 15 मिनट के बाद दूसरी, फिर हर 10-15 मिनट के बाद लड़कियां आती जाती रहीं। जिसका इंतज़ार था उसका नंबर नहीं आ रहा था। दिल की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। इंतज़ार जितना तरसाता है उतना ही दिलो दिमाग का इस्तराब बढ़ता जाता है। ऐसे ही वक्त फ़ोन की घंटी चीखने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं आज़म बोल रहा हूँ, आप कौन? जवाब मिला, आपकी ट्रंक कॉल है, होल्ड ऑन कीजिए। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मेरे हमजाद, क्या तुम अपने हमजाद की आवाज़ पहचान रहे हो? ओह तुम? आज़म ने परेशान होकर पूछा, किस लिए फ़ोन किया है? ये मालूम करने के लिए कि तुम किस लड़की में दिलचस्पी ले रहे हो। हाँ, किसी में नहीं। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हमजाद ने कहा, पूरे 1 घंटे से मेरा दिल बेख्तियार धड़क रहा है। किसी हसीना को बाजुओं में समेट लेने की ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ ले रही है। मैं तुम्हारा हमजाद हूँ, इसलिए अच्छी तरह समझता हूँ कि इस वक्त जो तुम्हारे जज्बात हैं वही मेरे अंदर इस्तराब पैदा कर रहे हैं। आज़म एयर कंडीशन कमरे में बैठने के बावजूद रुमाल निकालकर पसीना पोंछने लगा। फिर उसने आजी से कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरह अय्याश नहीं हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे उस लड़की के मुतालिक बताओ। क्या बताऊँ? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे देखा है। वो एक शरीफ लड़की मालूम होती है। प्लीज़ उसके मुतालिक ऐसी वैसी बातें ना सोचो। अगर तुम ऐसी वैसी बातें नहीं सोच रहे हो तो फिर यहाँ मेरे जज्बात क्यों भड़क रहे हैं? आज़म ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम मेरे जज्बात को शैतान की नीयत से महसूस कर रहे हो। यकीन करो, मेरे दिल में सिर्फ उसकी मोहब्बत पा लेने की आरज़ू है। यही आरज़ू मेरे दिल में भी है। कैसी है वो? वो मेरी बनेगी, तुम उसकी आरज़ू नहीं कर सकते। मैं तो कर रहा हूँ। जो ख्याल और जज्बा तुम्हारा होगा वही मेरा होगा। लानत है तुम पर। तुम मेरे हमजाद क्यों बन गए? समझ में नहीं आता कि तुमसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। मरने के बाद ही पीछा छूटेगा। दूसरी तरफ से कहकहा सुनाई दिया। आज़म ने चिल्लाकर रिसीवर रख दिया। अपनी जगह से उठकर उसने एक कैबिनेट से दवा की एक टिकिया निकाली, कूलर से पानी लिया, फिर उस टिकिया को निगलकर पानी पीने लगा। डॉक्टर ने नुस्खा बताया था कि जब इसका हमजाद परेशान करे और दिमाग में इंतशार पैदा हो तो उसे एक टिकिया खा लेनी चाहिए। जहन कदरे पुरसुकून हो जाएगा। बाज़ हालात में दवा तो महज एक तसल्ली होती है और आज़म तसल्ली के लिए ही दवा इस्तेमाल करता था, वरना इस हकीकत को अच्छी तरह समझता था
कि जब तक जिंदा रहेगा अपने हमजाद से पीछा नहीं छूटेगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो फिर उसका दिल धड़कने लगा। वो लड़की सामने खड़ी सलाम कर रही थी। आज़म ने उसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो दुपट्टा संभालते हुए आगे बढ़ी, फिर बैठ गई। आज़म ने अपने दिल को संभालते हुए पूछा, नाम? शाहीना बदर। शादी हो चुकी है? जी नहीं, बदर मेरे वालिद का नाम था। उनके बाद अब मेरा कोई सरपरस्त नहीं। मैं ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करती हूँ और एक जगह पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहती हूँ। इसका मतलब यह है कि यहाँ तुम्हारा कोई अजीज़ या रिश्तेदार नहीं है? जी कोई नहीं है। आज़म का दिल हमदर्दी से भर आया। बेचारी का कोई नहीं है, मैं इसे अपना सकता हूँ। बेशक वो हमदर्दी से सोच रहा था, लेकिन अचानक ही उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि आगे बढ़कर उसे पकड़ ले, फिर अपनी तरफ खींचकर उसे आगोश में भर ले। वो एकदम से घबरा गया। समझने में देर न लगी कि उसका हमजाद शैतानी चाल चल रहा है। वो उससे मीलों दूर किसी जहन्नम में बैठा हुआ किसी हसीना को आगोश में लेकर यहाँ उसके जज्बात में हलचल मचा रहा है। उसने फौरन ही शाहीना की तरफ से मुंह फेर लिया। अपने अंदर भटकने वाली अंधी ख्वाहिश का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा। उस वक्त मुनासिब यही था कि शाहीना को रुखसत कर दिया जाए। उसने कहा, तुम सेक्रेटरी की हैसियत से मुंतखब हो चुकी हो, कल से ड्यूटी पर आ जाना, अब जा सकती हो। शाहीना ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं, मैं टाइप करना नहीं जानती हूँ। आज़म को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता था। दूसरी तरफ उसका हमजाद परेशान कर रहा था। वो कमबख्त अपने जज्बात भड़काने के लिए किसी औरत से दिलचस्पी ले रहा था ताकि इधर आज़म जज्बात की आंधी में बह जाए। 1 मिनट के बाद ही उसे अपने बाएं गाल और जबड़े में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। यकीनन दूसरी तरफ से उस औरत ने उसके हमजाद के बाएं गाल पर थप्पड़ रसीद किया था। अभी आज़म यह सोच ही रहा था कि उसकी ठोड़ी पर एक झटका सा लगा, फिर पेट में ऐंठन सी महसूस हुई। वो अपना पेट पकड़कर तकलीफ से कर रहा हुआ सोफे पर बैठ गया। शाहीना परेशान होकर खड़ी हो गई, फिर करीब आते हुए बोली, सर क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उसने कराते हुए कहा, प्लीज़ शहदादपुर के लिए एक ट्रंक कॉल बुक करो, मैं नंबर बता रहा हूँ। शाहीना फौरन ही मेज़ के पास आ गई, फिर एक कागज़ पर वो नंबर लिखने लगी जो आज़म बता रहा था। उसके बाद उसने पूछा, सर किसे कॉल करना चाहते हैं? मेरे हमजाद को। शाहीना का मुंह शदीद हैरानी से खुल गया। इस वक्त तक आज़म की तकलीफ में कमी हो गई थी। उसे अपने हमजाद से ऐसी शदीद नफरत थी कि उसका नाम लेना भी गवारा न था। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ हमजाद के नाम, अर्जेंट कॉल बुक कराओ। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करती हुई कनखियों से आज़म को देखने लगी। वो सोच रही थी कि या तो उसके बॉस की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है या फिर वो आसिफ ज़्यादा है। और आज़म सर झुकाए सोच रहा था, मैं इस लड़की को क्या बताऊं कि मैं क्या हूँ। ये पहली ही मुलाकात में मुझे पागल, जुनूनी या खपती समझकर भाग जाएगी। मेरी भी क्या तकदीर है, एक लड़की पसंद भी आई है तो मैं उसके सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ। शाहीना ने कॉल बुक कराने के बाद कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बोला, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। तो फिर आप अपने किसी अजीज़ को बुलाएं। ऐसे वक्त में कोई अपना हो तो दुख भारी नहीं होता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। शाहीना का दिल हमदर्दी से भर आया। वो खुद तन्हा थी और तन्हाई के दुख को समझती थी। करीब आकर बोली, क्या बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन कोई नहीं है? नहीं, सिर्फ एक हमजाद है जो मुझे परेशान कर रहा है। वो ज़रा पीछे हटकर बोली, माफ़ कीजिएगा, क्या आपकी दिमागी हालत ठीक है? हाँ, अभी मैं यही सोच रहा था कि तुम मुझे पागल समझोगी। शाहीना, मैं दिमागी मरीज़ नहीं हूँ। क्या तुम मेरा ये दफ्तर और कारोबार देख कर नहीं समझ सकती कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ? किसी पागल या खप्ती को ऐसी कामयाबी नसीब नहीं होती। वो दिल ही दिल में तस्लीम करने लगी। वो एयर कंडीशन दफ्तर इतना खूबसूरत और आरामदा था कि किसी शहजादे की ख्वाबगाह ही ऐसी हो सकती है। जदीद तर्ज के सोफे बैठने वालों को अपनी आगोश में भर लेते। वो एक सोफे पर बैठ गई। आज़म ने कहा, मैंने इंटरव्यू के उसूल पूरे नहीं किए। मैंने कुछ नहीं पूछा कि तुम दफ्तरी कामों को अंजाम दे सकती हो या नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे सेक्रेटरी की नहीं, एक हमदर्द साथी की ज़रूरत है। हम दोनों अपनी अपनी जगह तन्हा हैं। क्या हम एक दूसरे की तन्हाई दूर नहीं कर सकते? वो जल्दी से उठकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई, फिर सख्त लहजे में बोली, मैं जहाँ भी मुलाजमत के लिए जाती हूँ लोग किसी न किसी तरह बातें बनाकर तन्हाई की रफ़ीक़ा बना लेना चाहते हैं। मैं किसी बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं हूँ। इज़्ज़त से मुलाजमत मिलेगी तो करूँगी, वरना चली जाऊँगी। बेशक तुम इज़्ज़त से मुलाजमत करोगी। फ़र्क सिर्फ ये होना चाहिए कि ख़ुद को सेक्रेटरी की बजाय एक हमदर्द नर्स बना लो। मैं एक मरीज़ की हद तक तुम्हारी मौजूदगी की ख्वाहिश करूँगा। अगर कोई बात तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो तो मुझे छोड़कर चली जाना। उसकी बात ख़त्म होते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। शाहीना ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, फिर कुछ सुनने के बाद कहा, ट्रंक कॉल की लाइन मिल गई है। आज़म अपनी जगह से उठकर बोला, शाहीना, मैं चाहता हूँ कि हमारी बातें तुम भी सुनो ताकि तुम्हें मेरे हमजाद की वजूद का यकीन हो जाए। वो रिसीवर लेकर शाहीना के शाना बशाना खड़ा हो गया, अपने सर को उसकी तरफ इस हद तक झुका लिया कि रिसीवर
दोनों के कानों के दरमियान बराबर फासले पर रहा। फिर उसने कहा, हेलो, मैं आजम बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से हमजाद की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस वक्त बातें करने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें यकीनन थप्पड़, घूंसे और ठोकरें खाने वाली तकलीफ का एहसास हो गया होगा। मैं इस बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी मुझसे बातें ना करो। ठहरो, आजम ने कहा, अभी रिसीवर ना रखना। पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ था। यहाँ मुझे पहले बाएं जबड़े पर, फिर थोड़ी और फिर पेट में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ तो मैं पेट पकड़कर सोफे पर बैठ गया। तुम मुझे जलील क्यों करवाना चाहते हो? बाज़ औक़ात इज़्ज़तदार लोग मेरे साथ मौजूद रहते हैं। वो मेरी ऐसी हालत को देखकर क्या सोचते होंगे? खुदा के लिए एक अच्छे इंसान बन जाओ। जिंदगी के तमाम हुस्न और रंग-बू से खेलना बुरी बात तो नहीं है। मैंने तुम्हारे जज्बात को महसूस करते हुए अंदाजा लगाया कि इस वक्त तुम्हारे दरमियान कोई हसीन लड़की मौजूद है। तुम तो बचपन से काट के उल्लू हो। किसी लड़की को हाथ लगाना तो दूर की बात है, नजर उठाकर भी उसे नहीं देखते। मैंने सोचा कि तुम्हारे अंदर दिलेरी पैदा की जाए और इस तरह तुम्हारे जज्बात भड़काए जाएं कि तुम अपने सामने वाली लड़की पर टूट पड़ो। हमजाद जो कुछ कह रहा था उससे ये साबित होता था कि आजम फितरतन शरीफ है और आज तक उसने किसी लड़की को मैली नज़रों से नहीं देखा। ये बातें शाहिना को मुतासिर करने के लिए काफ़ी थीं। हमजाद ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मेरी नौजवान मुलाजमा मेरे पलंग के सिरहाने चाय लाकर रख रही थी। मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं उसकी जवानी से खेलूंगा तो तुम्हारे अंदर आग लग जाएगी। वो चाय रखकर जाने लगी तो मैंने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो बिस्तर पर आकर गिरी। मैंने उसे दबोचना चाहा तो वो चीखने लगी। मैं समझता था कि मेरा नमक खाने वाली नमक हलाली करेगी, मगर वो नमक हराम निकली। वो खुद को छुड़ाकर भागने लगी तो मैंने दौड़कर फिर पकड़ लिया। अब मुझे जिद हो गई थी। मैं उसे जबरन काबू में करना चाहता था कि अचानक मेरे बाएं गाल पर थप्पड़ पड़ा। मुलाजमा की चीखें सुनकर उसका खाविंद आ गया था। उसने मेरी ठोड़ी पर एक घूंसा रसीद किया, फिर पेट पर एक ठोकर मारी। मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सका, पेट पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। तुम जानते हो कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं उसकी हड्डी पसली एक कर सकता हूँ, लेकिन एक मामूली मुलाजमा की वजह से मेरी इज्जत खाक में मिलने वाली थी। मैं नहीं चाहता था कि हंगामा चार दीवारी से बाहर जाए, इसलिए मैंने उसे ढील दे दी। अपने घर से बाहर मैं कहीं न कहीं उसे ठिकाने लगा दूंगा। आजम ने गुस्से से कहा, एक तो तुमने जलील हरकत की, दूसरे ये कि अब उस बेचारी के सुहाग को ख़त्म कर देना चाहते हो। क्या तुम कभी इंसान नहीं बनोगे? जवाब में रिसीवर रख दिया गया। लाइन कट गई। आजम ने रिसीवर रखते हुए शाहिना को देखा। वो एक कदम पीछे हटकर शदीद हैरानी से बोली, दूसरी तरफ भी आप ही बोल रहे थे? नहीं, वो मेरा हमजाद था, लेकिन वो आवाज़, वो लहजा, वो बोलने का अंदाज बिल्कुल आप ही का था। मेरा हमजाद मेरी तरह ही बोलता है। वो कुर्सी पर बैठ गई। ओह खुदाया, कैसी अजीब व गरीब बात है। मैंने शहजादपुर से आने वाली आवाज़ अपने कानों से सुनी है, फिर भी ऐसा लग रहा था कि आप मेरे पास खड़े हैं और मीलों दूर जाकर खुद ही बोल रहे हैं। क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे अपनी समात का फरेब समझूं या सच्चाई। यह सच्चाई रफ्ता रफ्ता तुम्हारी समझ में आ जाएगी, बशर्त ये कि तुम हमदर्दी से मुझे समझने की कोशिश करो। शाहिना ने चुपचाप सर को झुका लिया। खामोशी नीम रजामंदी की दलील होती है। दूसरे दिन आजम दफ्तर जाने की तैयारियां कर रहा था। उसने अपनी पसंद का बेहतरीन सूट पहना, क्योंकि अब उसे देखने वाली शाहिना उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। किसी की मोहब्बत को पा लेने के लिए आदमी खुद को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाया करना चाहता है। वो आईने के सामने अपने लिबास पर एक खुशबू स्प्रे करते वक्त शाहिना के तस्वुर में गुम था और बहुत खुश नज़र आ रहा था। लेकिन इस खुशी के पीछे दबी दबी सी एक परेशानी भी थी। कोई गलत किस्म का जज्बा उसके अंदर करवट बदलना चाहता था और वो अपनी कुव्वत इरादी से उसे थपक थपक कर सुला रहा था। इंसान के अंदर कभी खुशी और कभी गम, कभी नफरत से इंतकाम लेने और कभी मोहब्बत से माफ़ कर देने के कितने ही जज्बे उभरते हैं, और वो इंसान बनकर शैतानी जज्बों को अंदर ही अंदर कुचलने की कोशिश करता है। आजम भी यही कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि उसका हमजाद किसी से इंतकाम लेने की आग में जल रहा है। ये आग आजम को भी छू रही थी, लेकिन वो शाहिना के तस्वुर की ठंडी छाँव में उसे बुझाता रहा और ख्याली शाहिना को सीने से लगाकर दिल की धड़कनों का मिजाज बदल रहा था। उसे यकीन था कि मोहब्बत के जिस जज्बे को वो अपने अंदर महसूस कर रहा है, उसे उसका हमजाद महसूस करते हुए भी नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि उसके अंदर नफरत गालिब थी। दूसरे लफ्ज़ों में, उधर नफरतों का शैतान था और इधर मोहब्बतों का फरिश्ता। दोनों के दरमियान अपने अपने जज्बों की रस्साकशी जारी थी। अचानक ही रस्साकशी के दौरान उधर का पल्ला भारी हो गया। आजम परफ्यूम की बोतल से खुशबू स्प्रे कर रहा था। उसके अंदर यकबयक तशद्दुद की ख्वाहिश उभरी। उसने परफ्यूम की बोतल को आईने पर दे मारा। आईना एक झन्नाके से टूटकर कई हिस्सों में तकसीम हो गया। दूसरे ही लम्हे वो अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर लड़खड़ाता हुआ एक वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उसने अपने सर में एक धमाका सा महसूस किया था। यकीनन किसी ने उसके हमजाद के सर पर ज़र्ब लगाई थी।
आजम ने वार्डरोब का दरवाज़ा खोला। वो दिमागी सुकून के लिए दवा निकालना चाहता था, मगर बदहवासी में दूसरा दरवाज़ा खुल गया। इस दरवाजे में और बहुत सी चीज़ों के साथ एक चाकू पड़ा हुआ था। उसके हाथ में बेख्तियार उस चाकू को उठा लिए। नहीं नहीं, मैं चाकू नहीं खोलूंगा, वो परेशान होकर बड़बड़ाने लगा। लेकिन उसे चाकू खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आई, शायद इसलिए कि उस हमजाद के हाथ में पहले ही चाकू खुला हुआ होगा। आजम उलझन में पड़ गया, क्या करे? अगर वो बंद चाकू से किसी चीज़ पर फर्जी हमला करता तो शायद उसका हमजाद भी ऐसा ही अनाड़ीपन दिखाता। इस सूरत में उसका मुखालिफ गालिब आ जाता, उसके हमजाद को जख्मी करता या मार डालता, तो आजम भी जख्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त करता। और ये भी मुमकिन था कि हमजाद की सांस उखड़ती तो इधर इसके दिल की धड़कनें भी रुक जाती। सोचने के दौरान वो हमजाद के जज्बों का गुलाम बन गया था, इसलिए बेख्तियार फर्श की जानिब झुककर उसने बंद चाकू से कालीन पर हमला किया। कालीन मुलायम और दबीज था। चाकू उसमें यूं घुप गया जैसे इंसानी सीने की गहराई माप रहा हो। वो पसीना पसीना हो रहा था। चाकू कालीन पर छोड़कर वो उठ गया। उसे चेहरे से पसीना पोंछने का होश नहीं था। उसके दोनों हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो हाथ किसी चीज को दबोचना चाहते थे, लेकिन किसे दबोचना चाहते थे? वो इधर से उधर भटकने लगा। उसके लरसते हुए दोनों हाथ आगे की तरफ बढ़े हुए थे। आखिर उन हाथों ने एक गुलदान के सुराहीदार गर्दन को दबोच लिया। पता नहीं, उधर किसी की खूबसूरत गर्दन होगी, किसी का दम उलझ रहा होगा, किसी के दीदे फैल रहे होंगे। इधर पीतल के गुलदान की सुराहीदार गर्दन का कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़ी देर बाद हाथ की गिरफ्त नरम पड़ गई। जुनूनी जज्बा सट पड़ गया। वो गुलदान को छोड़कर वहशतनाक नजरों से उसे देखने लगा। क्या किसी का गला घोट दिया गया है? ओह मेरे खुदा! वो दोनों हाथों से सर को थाम कर दीवार से टिक गया। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। एहसास जुर्म इतना शदीद था कि वो कराहने लगा। जो शख्स किसी की उंगली काटने का तस्वुर तक ना करता हो और उसके जरिए किसी का कत्ल हो जाए तो उसकी घबराहट और बदहवासी को वही शरीफ इंसान समझ सकता है। आजम का ज़मीर उसे परेशान कर रहा था। उससे कह रहा था कि कहीं पर किसी का कत्ल सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। वो बोझिल कदमों से चलता हुआ सोफे पे आगे बैठा और संजीदगी से गौर करने लगा। क्या वाकई वो अपने हमजाद को कत्ल से बाज रख सकता था? दरअसल जज्बाती रस्साकशी में जीत जाने की बात है। जिस तरह उसका हमजाद अक्सर उस पर गालिब आ जाता था, इसी तरह वो भी अपने हमजाद पर गालिब आ सकता था। लेकिन इंसानी तहजीब की इब्तिदा से बदी अक्सर नेकी पर गालिब आती रही है। बाज़ हालात में नेकी का पल्ला भारी रहता है, और ऐसा इसलिए कि नेक अमाल को बरतने वाले अपनी शराफत के बास कमज़ोर बन जाते हैं। आज़म की कमज़ोरी ये थी कि वह अपने हमजाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसे राह रास्त पर लाने के लिए कभी नरमी से समझाता था और कभी झुल्लाहट में मुब्तला हो जाता था। बहरहाल जो कुछ भी हो, अपने हमजाद को कातिल बनने की छूट नहीं देनी चाहिए थी। अगर वो बंद चाकू से कालीन पर हमला ना करता और गुलदान का गला ना दबाता, खुद पर गालिब आने वाले जज्बात का रुख बदलने के लिए कहकहा लगाना शुरू कर देता, रेडियो या कैसेट रिकॉर्डर की आवाज़ ऊंची ऑन करके रक्स करना शुरू कर देता, तो दूसरी तरफ उसके हमजाद पर भी गीत संगीत और मस्ती भरे रक्स का तासुर कायम होता और इंतकाम का जज्बा कदरे सर्द पड़ जाता। लेकिन इस सोच ने उसे कमज़ोर बना दिया कि उसके हमजाद के मुकाबिल जो दुश्मन है वो यकीनन मुसल्लह होगा। अगर हमजाद के अंदर मुकाबले की तेज़ और तुंदी में फ़र्क आएगा तो दुश्मन उसे हलाक कर देगा। फिर क्या होगा? क्या हमजाद की हलाकत का असर उस पर भी पड़ेगा? वो तो अब तक यही समझता आ रहा था कि हमजाद के साथ जीना है और हमजाद के साथ मरना है। एक की मौत दूसरे की मौत का सबब बन सकती है। अजीब रिश्ता था कि दूसरे दुनियावी रिश्तों की तरह तोड़ा भी नहीं जा सकता था। एक ख्याल आया कि ट्रंक कॉल के जरिए हमजाद का मुहासबा किया जाए, मालूम किया जाए कि आया उससे कोई जुर्म सरजद हुआ है या नहीं। लेकिन हमजाद से बातें करना भी उसे गवारा नहीं था। वो हत्तुल इम्कान उससे कतराता रहता था। उसका बस चलता तो कहीं इतनी दूर चला जाता जहाँ हमजाद का ख्याल भी उसके पास न फटकता। उसने रिसीवर उठाकर अपने फैमिली डॉक्टर का नंबर डायल किया और राब्ता कायम होते ही उसने कहा, हेलो डॉक्टर, मैं आज़म बोल रहा हूँ। हेलो हेलो बेटे, खैरियत है? या फिर उसने परेशान किया है? वो तो सारी ज़िंदगी का रोग बन गया है। समझ में नहीं आता कि उससे कैसे पीछा छुड़ाऊँ। मैंने एक अहम सवाल का जवाब मालूम करने के लिए फ़ोन किया है। क्या ये ज़रूरी है कि हम दोनों की मौत एक ही वक्त में हो? कोई ज़रूरी नहीं है। दरअसल ये एक दूसरे से मगलूब होने वाली बात है। तुम जिस कदर उससे मगलूब होते रहोगे वो उससे भी ज़्यादा असरअंदाज होता रहेगा। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि नेकी बदी की जंग में जो लोग शैतान से मगलूब हो जाते हैं वो जीते जी इखलाकी मौत मर जाते हैं। अगर तुम इस पर गालिब आने की कोशिश करते रहोगे तो उसकी ज़िंदगी या मौत का असर तुम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कैसे डॉक्टर? उसे ज़रा भी चोट लगती है तो मुझे तकलीफ होती है, और जब हमेशा के लिए उसके दिल की धड़कनें बंद होंगी तो क्या मेरे दिल पर इसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं, तुम्हें याद है 1 बरस पहले वो एक हादसे में बेहोश हो गया था। तुमने उस हादसे में पेश आने वाली तकलीफ को तो महसूस किया, लेकिन उसकी तरह बेहोश नहीं हुए। तुम्हारे अंदर सिर्फ घबराहट आ रही थी, क्योंकि हमजाद की बेहोशी के बास आर्जी तौर पर जज्बाती लगाव खत्म हो गया था। इसका मतलब ये है कि हमारे दरमियान सिर्फ जज्बाती लगाव है?
हाँ, जब वो बेहोश पड़ा था तब भी तुम्हारे दिल की धड़कनें एतदाल पर थीं। सिर्फ उसकी कमी तुम महसूस कर रहे थे और अपने कुव्वत इरादी के पास होश व हवास में थे। यानी मैं उसकी मौत से मुतासिर हो सकता हूँ, मर नहीं सकता। हाँ, यही बात है। तुम उस पर गालिब रहने की कोशिश करते रहो, फिर जीत तुम्हारी ही होगी। हौसला रखो बेटे। विश यू गुड लक। आदम रिसीवर रखकर सोचने लगा, वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। मेरे अंदर बिल्कुल सन्नाटा है, उसकी तरफ से कोई तहरीक, कोई छेड़छाड़ नहीं है। सोचने के दौरान दिमाग ने समझाया कि उसे हमजाद के मुतालिक ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए तो वो गालिब आ जाता है। अगर उसे नज़रअंदाज किया जाए और उसकी जानिब से पेश आने वाले जज्बात को धुतकारा जाए तो रफ्ता रफ्ता कामयाबी हो सकती है। तब उसे शाहीना का ख्याल आया। उसने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। वो दफ्तर में उसका इंतज़ार कर रही होगी और वो अपनी परेशानियों के बोझ तले सोफे में धंसा बैठा था। उसने अपनी जगह से उठकर टूटे हुए आईने में अपना हुलिया दुरुस्त किया, मुलाजिम को बुलाकर हुक्म दिया कि आईना बदल दिया जाए। फिर वो अपनी शानदार कोठी के पोर्च में आकर कार में बैठ गया। शाहीना अपनी ड्यूटी के मुताबिक वक्त पर आ गई थी और आजम का इंतजार कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि दफ्तर में कौन सा काम उसे करना है, इसलिए वो चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वैसे भी आजम ने साफ तौर से कह दिया था कि उसे ऑफिस सेक्रेटरी की नहीं, एक नर्स की ज़रूरत है। नर्स दुख दर्द की साथी होती है, यानी वो उसे दुख दर्द की साथी बनाना चाहता था। बात बड़ी गहरी थी और वो गहराई तक समझ गई थी। 1:30 पर वो अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। शाहीना उसे देखते ही ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। आजम ने थके हुए अंदाज में अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम मुलाजिमा नहीं हो, बैठ जाओ। एक नर्स की हैसियत से पूछो कि मरीज पर क्या गुजरी है। वो बैठती हुई बोली, अभी आप मरीज नजर नहीं आ रहे हैं। तुमने वो शेर तो सुना होगा, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। शाहीना ने गर्दन झुका ली। आजम ने कहा, आज मेरे हमजाद ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मैं समझता हूँ कि वो किसी जुर्म का मुर्तकिब हो चुका है और मैं भी बिलवास्ता उस जुर्म का शरीक बन गया हूँ। कैसे? शाहीना ने हैरानी से पूछा। आजम सारी रुदात सुनाने लगा। शाहीना हैरानी और दिलचस्पी से सुन रही थी। रुदात के इख्तिताम पर उसने हमदर्दी से कहा, आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, अल्लाह करे कि वो फना हो जाए। आजम ने कहा, खुदा का शुक्र है, आज पहली बार मेरे हक में दुआ करने वाली हस्ती मिली है। यकीन करो, अब मैं खुद को तन्हा नहीं समझ रहा हूँ। वो सर झुकाकर बोली, आप तन्हा क्यों रहते हैं? अपना घर क्यों नहीं बसा लेते? यही सवाल मैं तुमसे करूँगा। तुमने किसी जीवन साथी का इंतखाब क्यों नहीं किया? मैं बहुत सोच समझ कर कदम उठाऊंगी। बस तो फिर ठीक है, आज ही से मुझे समझना शुरू कर दो। जब मैं तुम्हारे मैयार पर पूरा उतरूंगा, बारात लेकर आ जाऊंगा। वो कुर्सी पर बैठकर घूम गई। उसे शर्म आ रही थी और खुद को छुपाने की कोई जगह न थी, इसलिए घूमकर अपना मुंह छुपा लिया था। आजम उसके शर्माने की अदाओं से महसूस होता रहा। एक वो वक्त था कि वो किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था और अब वो बेइख्तियार दिल के हाथों मजबूर होकर उसे देखे जा रहा था। ऐसे रूमानी माहौल में बड़ी खूबसूरती से वक्त गुजरने लगा। इब्तिदा में सभी लड़कियां शर्माती हैं, फिर बातें करते करते कुछ मानूस होती चली जाती हैं। जब ज़रा बेतकल्लुफी बढ़ी तो आजम ने कहा, शाम हो चुकी है, अगर आज किसी होटल में तुम मेरे साथ रात का खाना खाओ तो मुझे खुशी होगी। मैं होटल में नहीं जाती। क्या आप होटलों में खाया करते हैं? नहीं, घर में बावर्ची पकाता है। क्या तुम मेरे घर में खाना पसंद करोगी? एक शर्त पर, मैं किसी दिन खुद ही पकाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि मुझे तुम्हारे हाथों का खाना मिलेगा। उसने फौरन ही रिसीवर उठाकर अपने घर फ़ोन किया और बावर्ची से कह दिया कि रात का खाना वो ना पकाए। शाहीना ने कहा, क्या आपने क्या किया? मैंने आज खाना पकाने के लिए तो नहीं कहा था। उसने रिसीवर रखकर कहा, अब क्या हो सकता है, मैंने बावर्ची को मना कर दिया है। अगर तुम इनकार करोगी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। आप बहुत तेज़ हैं। वो हंसने लगी। अच्छा, तो फिर मेरी तेज़ी के मुताबिक तेज़ी से चलो ताकि खाने का इंतज़ाम किया जाए। वो दोनों दफ्तर से बाहर आ गए। लिफ्ट के जरिए नीचे जाते वक्त अचानक आजम को एहसास हुआ कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ सी हो रही है। पहले वो इस गड़बड़ को ना समझ सका। कार में शाहीना के साथ बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए बोला, शायद वो मुझे फिर परेशान करना चाहता है, हमें जल्द ही घर पहुंचना चाहिए। शाहीना ने कदरे परेशान होकर पूछा, क्या वो कार चलाते वक्त आपके लिए किसी हादसे का सबब बन सकता है? हाँ, ऐसा मुमकिन है, मगर तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी खातिर उस शैतान से लड़ूंगा, अपने जज्बात को उस पर हावी करूंगा। अब उसे भी पता चलेगा कि मेरी कुव्वत इरादी किस कदर मजबूत है। वो पेश आने वाले हालात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। पूरी तरह मुस्तैद होकर होशो हवास से कार ड्राइव कर रहा था। कुछ फासला तय करने के बाद उसकी कुव्वत इरादी डगमगाने लगी। वो कमज़ोर नहीं था, लेकिन बाज़ औक़ात तकदीर ऐसे हमले करती है कि तदबीर करने वाले तवक्को भी नहीं कर सकते। और वो हमला था शराब नौशी का। यानी दूसरी तरफ उसका हमजाद कहीं बैठा शराब पी रहा था।
ये शराब ऐसी चीज़ है कि पीने वालों के खून का दौरान बढ़ा देती है और खोपड़ी को अपने कद से ऊपर उड़ाती है। आजम कुछ हल्का हल्का सा सुरूर महसूस कर रहा था। उसने कार सड़क के किनारे रोक दी, स्टीयरिंग को छोड़कर दायां हाथ यूं उठाया जैसे जाम उठा रहा हो। फिर उसने पूरी कुव्वत इरादी से कहा, मैं नहीं पीऊंगा, मैं इस जाम को तोड़ दूंगा। ये कहते हुए उसने हाथ को झटक दिया, फिर कार स्टार्ट करने लगा। शाहीना ने हैरानी से पूछा, ये आपको क्या हो गया है? उसने हंसते हुए फातिहाना अंदाज में कहा, अब मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, मैंने अभी उसे मजबूर किया। यकीनन उसने शराब से भरे हुए जाम को पटक दिया होगा। माय गॉड, वो शराब पी रहा है? वो परेशान होकर बोली। क्या उसकी तरह आप भी बहकने लगेंगे? हाँ, होशमंदी के दौरान गालिब आने वाले जज्बों का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन वो कमबख्त मुझे मदहोश करना चाहता है ताकि मैं उसके जज्बात पर गालिब ना आ सकूं। नशे की हालत में कुव्वत मुदाफियत जाती रहती है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने उसका जाम तोड़ दिया है। वो दूसरा जाम भी तो उठा सकता है, मैं उसे भी तोड़ दूंगा, आज उसे पीने नहीं दूंगा। वो होशमंदी से ड्राइव कर रहा था, लेकिन ये महसूस कर रहा था कि सुरूर कुछ बढ़ता ही जा रहा है। कोठी के पोर्च में पहुंचकर उसने कार रोक दी। शाहीना ने कार से बाहर आकर कोठी को तारीफी नज़रों से देखते हुए कहा, बहुत ही खूबसूरत कोठी है। आजम कार से बाहर निकलकर अपने दोनों हाथ यूं झटक रहा था जैसे ख्याली जाम को फर्श पर पटक रहा हो। शाहीना झेंप कर आसपास देखने लगी कि कोई आजम की इस हरकत को ना देख रहा हो, वरना उसे पागल समझेगा। उसने पूछा, क्या आपका हमजाद अभी तक पी रहा है? वो कार के दूसरी तरफ से घूमकर आने लगा। उसकी चाल में हल्की सी लग़ज़िश पैदा हो गई थी। उसने कहा, हाँ, वो कमबख्त अभी तक पी रहा है। ओहो, आओ अंदर चलें। शाहीना ताज्जुब से उसे देखने लगी। उसकी ज़ुबान शराबियों की तरह लड़खड़ा रही थी। आप तो किस तरह बोल रहे हैं? क्या आप होश में हैं? वो अपनी पेशानी को थाम कर बोला, मैं होश में हूँ, बस सर चकरा रहा है। उसने आगे बढ़ते हुए शाहीना के शाने पर हाथ रख दिया। सहारा लाजमी था क्योंकि कदम डगमगा रहे थे, मगर वो अंदर से कांपने लगी। यूँ महसूस हुआ जैसे आजम की कुर्बत एक नशा है जो जहन पर छा रहा है। वो बोली, आप बेडरूम तक नहीं जा सकेंगे, मैं किसी मुलाजिम को बुलाऊं? हाँ, मुझे कोई मुलाजिम ही सहारा दे सकता है, तो मुझे छोड़कर चली जाओ। वो अलग होकर लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम की तरफ जाने लगा। शाहीना ने दौड़कर उसका बाजू थाम लिया और बोली, आप तो नाराज़ हो गए। मुलाजिम को बुलाने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको इस परेशानी में छोड़कर चली जाऊंगी। नशा बढ़ रहा था, इसके बावजूद आदम समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने हमजाद के कई जाम तोड़ने की कोशिश की है। हाँ, यूँ भी हो सकता है कि वो अपने हाथों से ना पी रहा हो, कोई हसीन साथी उसे ऐसे वक्त में पिला रही होगी जब वो अपने हाथ ना झटक रहा हो। यकीनन हमजाद अपने सामने किसी हसीन साथी को देख देख कर जज्बों की शराब छलका रहा है। तभी तो आजम शाहीना की कुर्बत में बहकने लगा था। बेडरूम में दाखिल होते ही उसके अंदर एक जिद पैदा हुई कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले और शाहीना को अपने बाजुओं में समेट ले। उसने भी इख्तियार दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। शाहीना घबरा कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? वो खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए पलटने लगी तो आजम ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। हाय, वो अब तक कैसा खाली खाली सा था और अब शबाबी खजानों को समेट कर माला माल हो गया था। वो तिल मिलाने लगी, खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद करती हुई बोली, आपने मेरे एतमाद को धोखा दिया है, आपका कोई हमजाद नहीं है, शराबी बनकर मुझे धोखा दे रहे हो, छोड़ दो मुझे। वो बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुई, लेकिन आजम ने फिर उसे पकड़ लिया। नशा सर चढ़कर बोल रहा था, वो भी गुस्से में बोल रही थी। बेशक वो आजम को पसंद करने लगी थी, लेकिन ये ज़बरदस्ती का सौदा पसंद ना था, इसलिए वो फिर चुंझला गई, उसे अपने नाजुक हाथों से मारने लगी। आजम ने उसे आज़ाद छोड़ते हुए कहा, खुदा की कसम, मुझे हमजाद गुमराह कर रहा है, मैं होश में भी हूँ और मगलूब भी हूँ। तुम अक्ल से काम लो, मुझे मार डालो और ख़ुद को बचाकर यहाँ से निकल जाओ। ये कहते ही उसने पलटकर शाहीना के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन शैतानी ख्वाहिशात ने फिर ज़बरदस्ती अलगार की। वो लड़खड़ा कर दरवाजे से टिक गया, उसे खोल ना सका। शाहीना दरवाज़ा खोलने के लिए लपकी तो आदम ने फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो बैक वक्त इंसान भी था और शैतान भी। अपने हमजाद से ज़रा ढील पाते ही शाहीना को अपने दाम से बचाने की सच्ची कोशिश करता था, खुद ही ढील देता था कि वो निकल के भागे। एक बार वो उसकी गिरफ्त से निकलकर कमरे के वस्त में चली गई। आदम ने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, वार्डरोब का दूसरा दरवाज़ा खोलो और चाकू निकाल लो, वरना तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकोगी। वो फिर उसकी तरफ लपका। शाहीना कतरा कर वार्डरोब के पास चली गई। उस वक्त तक वो आज़म की शैतानियत के पीछे छुपी हुई शराफत पर गौर नहीं कर सकी थी। उसे सिर्फ अपनी हिफाजत की फिक्र थी, इसलिए एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसने चाकू निकाल लिया। फिर उसे खोल कर बोली, खबरदार, अब मेरे करीब आओगे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। आज़म दौड़ता हुआ उससे पहले ही वहाँ पहुँच गया। फिर दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोकते हुए बोला,
नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे मार डालो, मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो चाकू के दस्ते को मजबूती से पकड़कर उसकी जानिब बढ़ती हुई बोली, हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम इंसान नहीं शैतान हो। खुदा की कसम मैं इंसान हूँ। ऐसा कौन सा इंसान है जो कभी कभी शैतान नहीं बन जाता। ये बात सुनकर वो ठटक गई। तब उसे याद आया कि आज़म उसके बचाव के लिए खुद ही दरवाज़ा खोलना चाहता था, मगर ना खोल सका, और वो चाकू भी आज़म की मेहरबानी से उसके हाथ में आया है। इन बातों ने उसे उलझा दिया। उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो अजीब व गरीब था। उसके जज्बात शैतानी थे, लेकिन दिमाग इंसानी। नेकी और बदी के दरमियान एक इंसान को पहचानना शर्त है कि वो कितनी दयानतदारी से नेकी की खातिर जंग करता जा रहा है। शाहीना चाकू की नोक को निशाने पर रखती हुई करीब पहुंच गई। क्या वो एक इंसान को पहचान कर भी उसका लहू उछाल सकती थी? नहीं, कभी नहीं। वहां से बचकर निकल जाने के लिए उसे जख्मी भी नहीं कर सकती थी। एक नर्स चाकू से नहीं, मरहम से काम लेती है। उसके हाथ से चाकू छूट गया। नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको छोड़कर नहीं जा सकती। हाय, मैं क्या करूं? वो रोने लगी। आज़म ने उसे अपनी पनाह में ले लिया। अक्सर ऐसा होता था, उसका हमजाद वहाँ किसी हसीना की रफ़ाकत में बहकता था, यहाँ तन्हाई में आज़म के जज्बात बहकने लगते थे। अब वो तन्हा नहीं था। जज्बात में बह जाने के लिए शाहीना की रफ़ाकत मिल गई थी। जब वक्त गुजर जाता है और दरिया उतर जाता है, तब गलती का एहसास होता है। शाहीना को गलती का एहसास हुआ कि उसने जज्बाती अंदाज में आज़म को सहारा दिया था और ख़ुद उसकी आगोश की गहराई में गिर पड़ी थी। वो बिस्तर पर करवट बदलकर अपना मुंह छुपाते हुए रोने लगी। आज़म ने पूछा, अब क्या हुआ? वो रोती हुई बोली, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। शानो, मुझे शर्मिंदा ना करो। तकदीर मुझसे मजाक कर रही है, लेकिन मैंने तुमसे मजाक नहीं किया है। मैं तुम्हें शरीक हयात बनाऊंगा। अगर नहीं बनाओगे तब भी मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूँगी। आज़म ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, ऐसी भी तुम्हारी अच्छी नहीं होती। कल सुबह हम कोर्ट मैरिज के लिए दरख्वास्त दाखिल कर देंगे। इंशाल्लाह 2-4 रोज़ में तुम मेरी दुल्हन बन जाओगी। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर वो बोली, सच सच बताओ, क्या तुमने शराबी बनकर मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया है? नहीं शानो, यकीन करो, मेरा हमजाद बेतहाशा पी रहा था। तो फिर तुम्हारा नशा इतनी जल्दी कैसे उतर गया? जल्दी तो नहीं, 2 घंटे गुजर चुके हैं। बाद औक़ात ऐसा होता है कि मेरा हमजाद कोई खट्टी चीज़ इस्तेमाल करता है जिसके असर से नशा जाता रहता है। अच्छा, अब बाद में बातें होंगी, मुझे भूख लग रही है। मैं 1 घंटे के अंदर कोई हल्की सी डिश तैयार करके ले आऊँगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने सर उठाकर देखा तो वो बेडरूम से जा चुकी थी। वो एक ठंडी सांस भरते हुए बोला, हाय, मेरे हमजाद ने मुझे नशे में बहका कर पहली बार मुझ पर एहसान किया है, वरना मुझ जैसा अनाड़ी न जाने कितना अरसा गुजार देता और शाहीना के सिर्फ हाथ पकड़ने के ख्याल से ही डरता रहता। वाह रे मेरे हमजाद। कहते हैं कि शैतान का नाम लो तो वो फौरन हाजिर हो जाता है। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो बिस्तर से उठकर फ़ोन के पास आया, फिर रिसीवर उठाकर सोफे पर बैठ गया। ट्रंक कॉल की लाइन पर उसका हमजाद कह रहा था, हेलो आज़म, मैं आ रहा हूँ। आज़म ने घबरा कर पूछा, कहाँ आ रहे हो? तुम्हारे पास। तुम्हारे जज्बात बता रहे हैं कि वह हसीना मुसलसल तुम्हारे साथ है। मैं उस हीरो को देखना चाहता हूँ। अगर पसंद आ गई तो मैं ले जाऊँगा। बकवास मत करो, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। तुम्हें भी तकलीफ पहुँचेगी, गुस्सा ना करो। मैं कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, इधर का रुख ना करो। देखो, हम हर मामले में शरीक हैं, लेकिन शाहीना मेरी बीवी, मेरी इज्जत बनने वाली है। अच्छा, तो उसका नाम शाहीना है। चलो ऐसा करते हैं कि वो हम में से जिसकी मिल्कियत बनेगी, दूसरा उसका एहतराम करेगा। मैं तुमसे बातें करना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। इतने में शाहीना वहाँ आ गई थी। उसने पूछा, किसका फ़ोन था? वो नागवारी से बोला, उसी शैतान का। ओह अच्छा, क्या तुमने उसे सुबह वाली बात पूछी थी? आज़म गुस्से की हालत में ये पूछना भूल गया था कि उसके हमजाद से सुबह कौन सा जुर्म सरजद हुआ है। उसने शाहीना से कहा, उससे कुछ पूछना फजूल होता। वो टेलीफोन पर कभी किसी जुर्म का एतराफ़ ना करता। हाँ, वो बड़ा शातिर है। शाहीना ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। बावर्ची ने मुझे पकाने नहीं दिया। कहने लगा, बीबी जी आप साहब से बातें करें, मैं भी खाना तैयार करता हूँ। आज़म अपनी पेशानी को सहलाते हुए सोच रहा था कि अपनी महबूबा को किस तरह हमजाद से दूर रखे। क्या वो सचमुच शाहीना को मुझसे छीन कर ले जाएगा? उसने परेशान होकर सवाल किया, शानो, तुमने कहा था किसी को अपना जीवन साथी बनाने के लिए सोच समझ कर कदम उठाओगी। वो सर झुकाकर ज़ेरे लब मुस्कुराती हुई बोली, तुमने मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। अगर कोई मुझसे बेहतर साथी मिल जाए तो क्या तुम मुझे? शाहीना ने बात काट कर कहा, ऐसी बातें ना करो। औरत एक ही बार फैसला करती है, फिर मरते दम तक उस फैसले पर कायम रहती है।
तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमजाद की शरारतें मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये कमबख्त है कौन? वो मेरा भाई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।